Good morning, class. In this video, we are going to continue with the chapter Why Do We Fall Ill, Part 3. Our today's topic is Principles of Treatment. Okay, there are two ways in which we can treat an infectious diseases, which are by reducing the effect of the disease. Okay, and the second one is by killing the cause of the disease. So let's start with the first one. It can be done by providing symptomatic treatment. For instance, we can take medicines that bring down fever, reduce pain or lose motion. We can also have bed rest to conserve our energy. These steps will enable us to focus on healing. However, such a symptom directed treatment by itself is not sufficient, as it will not remove the disease causing microbe from the body. To cure the disease, we need to kill the microbes. Therefore, drugs are taken either to block their actions or to kill microbes. तो बच्चों, कोई भी डिसीज़ से अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो उसको ख़त्म करने के, उसके ट्रीटमेंट करने के दो तरीके होते हैं। जैसा कि फर्स्ट जो वे है वो क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स को, उस पर्टिकुलर डिसीज़ के इफ़ेक्ट्स को कम कर देना। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर कोई पर्सन जो है वो डायरिया से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसको बुखार भी होगा, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हाई होगा उसको वॉमिटिंग भी होगी, उसको लूज़ मोशंस भी होंगे, उसके हेडेक भी होगा, ठीक है, और उसकी जो बॉडी है पूरी वीकनेस की वजह से बहुत कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए सबसे पहले तो उसकी एनर्जी को कंजर्व करना। अब एनर्जी को कैसे कंजर्व करना पड़ेगा, उसको वो मेडिसिन देके जिससे ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके वो कंट्रोल हो सकें। ठीक है, उसका बुखार कंट्रोल हो सके, लूज़ मोशन, पेन, हेडेक वगैरह जो भी हो रहा है उसको वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, उसके बाद उसको बेड रेस्ट के लिए बोला जाएगा, क्योंकि जब जितना वो ज़्यादा बेड रेस्ट करेगा उसकी बॉडी उतना ही ज़्यादा हील करेगी अपने आप। ठीक है, बट सिर्फ इतना करने से कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर डिसीज़ से ओवरकम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है उसके बॉडी में जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको ख़त्म करना। तो हमें वो ड्रग्स लेने पड़ेंगे, उस बॉडी के अंदर वो ड्रग्स डालने पड़ेंगे जिससे कि वो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब जो हैं वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी से ख़त्म हो जाएं। सेकेंड वे इज़ टू किल द कॉज ऑफ डिसीज़. द मोस्ट कॉमन मेथड टू किल डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इज़ to use medicines that kill microbes. Disease causing microbes are classified into different groups such as viruses, bacteria, fungi, protozoans. Okay, each of these groups of microbes have some essential biochemical life processes which are peculiar to that group and not shared with the other groups. तो बच्चों, जो सेकेंड मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें बॉडी को ऐसा ड्रग देते हैं जिससे कि जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब है वही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि वायरस है या फिर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से टाइफॉइड और कॉलेरा जैसे डिसीज़ फैलते हैं। ठीक है, वायरस से इन्फ्लुएंजा वायरस और फिर कॉमन कोल्ड, ये डेंगू वगैरह ऐसे डिसीज़ फैलते हैं। ठीक है, तो जो भी डिसीज़ बैक्टीरिया से फैल रहे हैं उसमें सारे डिसीज़ में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस चलते हैं वही दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि वो एक स्पीशीज़ के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, एक कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो उनका अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस चल रहे होंगे वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी चल रहे होंगे। ठीक है, तो सारे बैक्टीरिया के अंदर कुछ ना कुछ सेम केमिकल प्रोसेस चल रहे होंगे, तो इसकी वजह से जो उनको ख़त्म करने के लिए जो ड्रग बनाया गया होगा वो भी सारे बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव होगा। सेम केस हो जाती है वायरस की। ठीक है, एक वायरस में जैसे बायोकेमिकल प्रोसेस चलते हैं वैसे ही दूसरे वायरस में भी चलते हैं, तो इनसे जो डिसीज़ हो रहे होंगे किसी भी पर्सन के अंदर तो उसमें भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। तो इसकी वजह से जो ड्रग्स होते हैं इनको ख़त्म करने के लिए या फिर एंटीबायोटिक्स बोल सकते हैं, तो वो अगर एक वायरस कॉजिंग डिसीज़ पे अफेक्ट कर रहा है तो दूसरे पे भी अफेक्ट करेगा। ठीक है,
बिकॉज दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, ठीक है। कोई भी कितने भी डिफरेंट तरीके के वायरस होंगे तो वो वायरस की कैटेगरी से ही बिलोंग करेंगे, और कोई भी डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया होंगे जो अलग अलग डिसीज़ कॉज कर रहे हैं तो वो बैक्टीरिया की कैटेगरी से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो उनके ऊपर एक जो है एंटीबायोटिक काम कर सकता है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं देखते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सीक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल फंगी और बैक्टीरिया दैट किल और हिंडर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन other kinds of microbes. The first antibiotic penicillin was discovered by Alexander Fleming. तो एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही बन रही है, उनके बॉडी से केमिकल लिया जाता है और उसी से एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, ठीक है। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं, ये जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं तो इनकी जो एक्शंस होती हैं, दोज एक्शंस आर टू हिंडर द ग्रोथ ऑफ द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। कोई भी जैसे बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है या वायरस है तो उसकी जो एक्शन है उसको पहले रोकेंगी और इवेंचुअली उसको किल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में मौजूद होगा वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। Next is principles of prevention. The approach of treatment of an infectious disease has three drawbacks. Recovery of the patient may not be complete in certain cases. Treatment requires time and hence the patient suffers from the disease and may be bedridden. The patient serves as the source of infection to others. There are two ways of preventing infections, general and specific. सो स्टूडेंट्स, कभी भी हम कोई ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि जब हम लोग सोचते हैं कि किसी भी पर्सन को एंटीबायोटिक दे देंगे और वो थोड़े टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ ना कुछ थोड़े परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया या वायरस उसकी बॉडी में रह जाते हैं, तो एक टाइम पे हमें ये भी लगेगा कि वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो गया है, बट अगेन कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसकी जो हालत है वो वापस से ख़राब होने लग जाती है, और वो जो उसके बॉडी में जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस प्रेजेंट हैं वो फिर से मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं और वो वापस से बीमार पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा रीज़न क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि ये जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए बेड रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड क्या है ड्रॉबैक कि उस पर्सन से कोई भी जैसे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है या कोई भी उसको फूड या कुछ वाटर वगैरह सप्लाई करने के लिए जा रहा है तो उससे कोई भी फिज़िकल टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे भी अगर फिज़िकल कांटेक्ट में आता है कोई भी पर्सन तो वो भी जो बैक्टीरिया या वायरस हैं वो भी उसको भी बॉडी में भी एंटर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें काफ़ी सतर्क रहना होता है वहाँ पे कि उससे कुछ भी फिज़िकल कांटेक्ट ना हो, क्योंकि वो एक सोर्स का काम कर रहा है एक पर्टिकुलर डिसीज़ से, जिस डिसीज़ के लिए जिससे वो सफ़र कर रहा है, ठीक है। Okay, so next topic is general ways for prevention. Okay, so in this topic we are going to learn that how can we prevent the diseases from spreading in the society. Okay, so the first method is by public hygiene. It is the first general method of preventing infectious disease which aim to reduce exposure to infectious microbes. Public hygiene measures include providing safe drinking water to prevent exposure to waterborne disease or microbes, clean environment to prevent vector-borne microbes, and adequate spacious condition for living to prevent airborne microbes. ओके, सो पब्लिक हाइजीन में बच्चों क्या आ जाता है मेथड कि हमें अपने आसपास की सोसाइटी में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए ताकि उसमें से जो वाटर बॉर्न माइक्रोब्स हैं, जो मलेरिया या डेंगू जैसे मस्किटोज़ को बर्थ देते हैं, तो वो ना हो पाए, ठीक है। तो कहीं भी पानी नहीं इकट्ठा होने देना है।
और साफ़ सफाई जब हम लोग आसपास रखेंगे तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स नहीं बर्थ लेंगे, जैसे कि हाउस फ्लाई वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो माइक्रोब्स हैं ये जर्मिनेट नहीं होंगे। और स्पेशियस कंडीशन अगर रखेंगे, अगर मतलब खुला खुला रहेगा वातावरण, ठीक है, तो जो एयरबॉर्न डिसीज़ हैं वो भी नहीं फैलेंगे। अगर हमारी आसपास की हवा साफ़ है तो उसमें से जो जो कुछ वायरसेस जो होते हैं वो एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, तो उस पर भी हम लोग रोक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो कैसे सकता है, जब हम लोग अपने आसपास अच्छे से सफाई रखेंगे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एंड बैलेंस्ड डाइट। So, for the proper functioning of the immune system ensures that we do not develop a disease each time we are exposed to an infectious agent by destroying the agent before it multiplies greatly or extensively. तो बच्चों, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप पूरे दिन भर में कितनी बार जो है इन्फेक्शियस एजेंट से आप टच में आते हैं, बट आप हर बार बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम लोग कोई भी पूरे दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, इतनी जगह पे जाते हैं, क्योंकि हम लोग हर टाइम तो बैक्टीरिया या वायरस से बच नहीं सकते हैं ना, तो बहुत बार हम लोग कांटेक्ट में आते हैं, बट हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर बार हमें कांटेक्ट में आने से वो डिसीज़ को या फिर माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देता है, ठीक है, वो इतना स्ट्रांग है। अब ये होता कैसे है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग तभी होगा जब हमारा जो बैलेंस डाइट है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होंगे, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बैलेंस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स जिससे हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं वो इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिससे हम लोगों को आयरन मिल रहा है, ठीक है, फाइबर मिल रहा है, तो वो इंक्लूड होने चाहिए। तो इससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और किसी भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आने से रोकता है, ठीक है, और उसको बॉडी में जर्मिनेट करने से भी रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिसीज should be kept in isolation so that others do not catch the infection from him, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को पता है किसी को भी कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है तो हम लोग उसको आइसोलेशन में रख देते हैं, एक बंद कमरे में रख देंगे, ठीक है, और उसको जो है उसके खाने पीने के बर्तन भी अलग होंगे, सारी चीज़ें उसकी जो है वो एकदम सेपरेट हो जाती हैं, ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो कोई भी वायरस है वो उसके फिज़िकल कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारे कॉन्टैक्ट में ना आए, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोरोना वगैरह में अभी करते हैं, मतलब जब स्टार्टिंग में हुआ था तो 14 डेज़ में आइसोलेशन में रखा जाता था। वो किस लिए रख रहे थे, ताकि उसके अंदर के जो भी वायरस है वो अपने आप ख़त्म हो जाए, उसका इम्यून सिस्टम उसके ऊपर वर्क करे और वो वायरस अपने आप ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जब वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो हम लोग उससे फिज़िकल कन्वर्जेशन कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द इन्फेक्शियस डिसीजेज सो दैट दे मे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट सच इन्फेक्शंस, ठीक है। आजकल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को अगर आपको लोगों को बताना है तो अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में, ठीक है। वो क्या क्या कंडीशंस में स्प्रेड होगा, कैसे कैसे उससे बचा जा सकता है, ये सारी बातें जो हैं लोगों तक पहुंचानी चाहिए। वो और वो कैसे हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब लोग एजुकेटेड हैं या लिटरेट हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल होता क्या है, आप किसी को भी कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करते हो तो सामने से अलग ही जवाब आता है और वो पर्सन नहीं मानता है, ठीक है। तो इसलिए लोगों का एजुकेट होना ज़रूरी है ताकि वो बात को समझें, उसके जो कंडीशन है उसकी कंडीशन को समझें, ठीक है, और समझ सकें कि वो कितना ज़्यादा डिज़ास्ट्रस हो सकता है अगर वो उसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी वायरस के कांटेक्ट में आता है तो। नाउ स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। Specific ways of prevention of infectious disease relate to a peculiar property of the immune system that usually fights off microbial infection. For instance, during smallpox epidemics, it was noted that people who survived
after suffering from smallpox did not get infected with it again. Such observation led to the birth of immunization, which is a specific method of preventing infectious diseases. For instance, during smallpox epidemics, it was noted that people who survived after suffering from smallpox did not get infected with it again. Such observation led to the birth of immunization, which is a specific method of preventing infectious diseases. The principle of immunization is based on the memory of immune system on encountering an infectious agent. On subsequent encounters with the same or related microbe, the response of immune system is multiplied extensively, leading to quick elimination of the infection. During immunization, a vaccine containing weakened or killed pathogen or a specific part of pathogen is introduced in the body to fool the immune system in remembering a particular infection. Hence, the body does not suffer even on further exposure to that pathogen or its close relatives. तो बच्चों किसी भी पर्टिकुलर वायरस से या बैक्टीरिया से लड़ने का एक और तरीका निकाला गया जिसे हम लोग इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, बहुत टाइम पहले जब बहुत लार्ज स्केल पे एक स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक हिट किया था वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिन भी पर्सन्स को वो स्मॉल पॉक्स एक बार हिट कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है, वो लोग सफ़र कर चुके हैं ऑलरेडी उससे, तो उसका जो वायरस था उनकी बॉडी में ऑलरेडी एंटर हो चुका था। तो एक बार किसी पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में कोई भी डिसीज़ का वायरस एंटर कर जाता है, तो और अगर उसकी बॉडी उस का जो इम्यून सिस्टम है उससे फाइट करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तभी भी उस पर्टिकुलर वायरस के कुछ ना कुछ पार्ट्स जो हैं उसकी बॉडी में रह जाते हैं, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में ये अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो फाइटिंग एजेंट्स तैयार कर लेता है, ठीक है, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर वो सेम वायरस उसकी बॉडी में हिट करे तो उसके पास पहले से वो एजेंट्स रहें जो उसको अपोज कर सकें, ठीक है। तो जब स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक हिट किया था बहुत लार्ज स्केल पे वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जिन लोगों को पहले से ही ये वायरस हो चुका है एक बार, तो उन लोगों को दोबारा वो वायरस नहीं हो रहा है। तो इससे जो हुआ जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो निकल के आया सामने कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी अगर पर्टिकुलर डिसीज़ से रिलेटेड अगर वैक्सीन दी जा रही है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड वैक्सीन दी जा रही है, आपको टीबी की वैक्सीन दी जा रही है, तो उस वैक्सीनेशन में होता क्या है, उस वैक्सीनेशन में उस पर्टिकुलर डिसीज़ से रिलेटेड जो भी वायरस है या फिर जो भी बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में वीक फॉर्म में डाला जाता है, ठीक है। वीक फॉर्म में जब डाला जा रहा है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट फाइटिंग एजेंट्स तैयार कर लेता है पहले से ही, ताकि फ्यूचर में कभी आप की बॉडी जो है उस वायरस के कांटेक्ट में आए तो आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी तैयार हो उस पर्टिकुलर वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा वैक्सीनेशन, जिससे कि हम लोग किसी भी ख़तरनाक वायरस से या बैक्टीरिया से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं, ठीक है। Nowadays, vaccines preventing many infectious diseases, including tetanus, diphtheria, whooping cough, polio, and measles, are extensively used, स्पेशली इन चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। तो बच्चों ये जो डिफरेंट जो डिसीज़ होते हैं इनकी जो वैक्सीन होती है ये बचपन में ही लग जाती है, ताकि बड़े होने तक उस बच्चे की बॉडी में ये इम्यूनाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो तैयार हो जाएं और कभी भी फ्यूचर में वो इन ऐसे डिसीज़ के कांटेक्ट में आए तो उसकी बॉडी आराम से फाइट करके उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें बताया गया है इंपॉर्टेंट वैक्सीन फॉर बेबीज़ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। कौन कौन सी वैक्सीन जो होती हैं वो बचपन में ही बच्चों को लगाई जाती हैं ताकि उनकी बॉडी जो है आगे चल के इन डिसीज़ को प्रिवेंट कर सके अपनी बॉडी में एंटर करने से, ठीक है। तो पहला है हमारा BCG, ठीक है। BCG की जो वैक्सीन होती है वो
ट्यूबरकुलोसिस के लिए होती है, ठीक है, जिसकी सेफ्टी एफिकेसी होती है 50 to 80%, ठीक है, मतलब 50 to 80% जो चांसेस हैं कि वो बच्चा इस डिसीज़ से सफ़र नहीं करेगा फ्यूचर में, ठीक है। वहीं पे फिर आ जाता है पोलियो की जो वैक्सीन है, वो होती है पोलियो माइलिटिस डिसीज़ के लिए, ठीक है, और इसमें सेफ्टी एफिकेसी होती है 90 to 95%। फिर आ जाता है डीपीटी, जो होता है डिसीज़ डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ और टिटनेस के लिए, ठीक है, जिसमें सेफ्टी एफिकेसी होती है 70 to 90%। फिर नेक्स्ट आ जाता है हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस डिसीज़ के लिए है, उसमें सेफ्टी एफिकेसी मोर देन 95% होती है। फिर आ जाता है HIV, हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये भी इसकी सेफ्टी एफिकेसी 90 to 95% होती है, ठीक है। और लास्ट वन हमारा मीज़ल्स की वैक्सीन है, तो ये आ जाती है डिसीज़ के लिए जिसका नाम है मीज़ल्स ऑलरेडी, ओके, और इसकी सेफ्टी एफिकेसी होती है 95%, ठीक है। तो ये सारी जो वैक्सीन्स होती हैं ये बचपन में ही बच्चे को लगाई जाती हैं ताकि वो फ्यूचर में इन डिसीज़ से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।